गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय बुढ़ा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो सीरीज इस कोरोना काल में बनाकर आप के लिए प्रस्तुत की जा रही है, उसी श्रृंखला में ये जो वीडियो है ये BE पार्ट सेकंड के विद्यार्थी जो अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए है। ये पेपर फर्स्ट में जो इंडियन राइटिंग्स की जो पोएम्स हैं उसमें से जो पोएम है जिसका टाइटल है एंटरप्राइज, उसका इसमें एक्सप्लेनेशन है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये इंडियन राइटिंग वाले पार्ट से है, तो जो ऑथर है वो है निसिम एजकिल। नाम थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन इंडियन है, यहूदी था, बॉम्बे में जन्म हुआ और बॉम्बे में उसकी डेथ हुई। तो पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो निसिम एजकिल बहुत ही पॉपुलर राइटर है, इंडो इंडियन लिटरेचर का पोएट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि निसिम एजकिल का जन्म 1924 में हुआ। ये एक यहूदी परिवार से आता था, लेकिन मेजोरिटी जिन बच्चों के साथ खेला रहा, दोस्ती हुई, वो ज्यादातर इंडियन थे, हिंदूज थे। तो इसकी जो रचनाएं हैं उस पर उस कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसा कि हम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में देखेंगे। ये एक एक्टर भी रहा, प्ले राइट भी रहा, एडिटर भी रहा, आर्ट क्रिटिक भी रहा। मतलब ही वाज ए वर्सेटाइल जीनियस, बहुत जबरदस्त टैलेंटेड व्यक्ति था। 1948 में इसने MA इंग्लिश किया, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगा और रिटायर्ड वहां से HOD के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हुआ। पोस्ट कॉलोनियल यानी आजादी के बाद का जो इंडिया है उसमें इसका बहुत बड़ा नाम है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी रचना लेटर डे साल को 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके योगदान को देखते हुए उसे पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया। ये बहुत ही प्रोडक्टिव राइटर है, बहुत ज्यादा लिखने वाला राइटर है। थोड़ी सी इसकी अलग पहचान है। उसकी जो खास बात है वो ये है कि इसने जो भी लिखा वो ओरिजिनल लिखा, जैसा उसने सोचा वैसा लिखा। और बहुत सारे वॉल्यूम्स और पोएम्स इसने लिखे हैं। यद्यपि इसके साथ भी वो दिक्कत हुई, जब इंग्लैंड में पढ़ता था तो दिक्कत थी आर्थिक रूप से भी और दूसरी तरफ से भी, लेकिन बाद में ये समय बदला और ठीक हो गया। ये फिर एक विजिटिंग प्रोफेसर बना, तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वहां जाता रहता, अपनी कविताएं पढ़ता और प्रोफेसर के रूप में वहां लेक्चर भी देकर आता था। इसकी बहुत सी पोएम्स लिटरेरी जर्नल्स में, मैगजीन्स में छपती रहती है। अलग अलग इंटरेस्ट का, टेस्ट का, प्रीऑक्युपेशंस का व्यक्ति रहा है। और मुंबई में तो इसको बहुत ही अच्छा सम्मान के साथ देखा जाता है। और एक ही शब्द में अगर हम कहें तो ही वाज ए वर्सेटाइल जीनियस। वर्सेटाइल का मतलब ऑलराउंडर टाइप व्यक्ति था। अब बात करते हैं इस पोएम की। ये जो पोएम है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई कॉल फॉर द रिमोट, कोई विशेष प्रोजेक्ट लेकर काम करना, कि एक विशेष आपने टारगेट ले लिया, उद्देश्य ले लिया, थोड़ा डिफिकल्ट वन, वेंचर जिसके अंदर हो, उसको लेकर काम करना कहलाता है एंटरप्राइज। ये इसकी शानदार पोएमों में से एक है। इसको 1959 में लिखा और ये 1960 में पब्लिश हुई। ये जो 10 ब्रिलियंट पोएम पब्लिश हुई थी द अनफिनिश्ड मैन में, उनमें से एक ये मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है इस पोएम में तो इसकी जो कला है वो लगभग परफेक्शन को प्राप्त कर चुकी। छोटी सी पोएम है, 6 स्टांजा की है, हर एक स्टांजा में 5 लाइन है, यानी कुल मिला के 30 लाइनों की पोएम है। और ये एक एलगरी है। एलगरी क्या होता है? एलगरी में डबल मीनिंग होता है, एक सरफेस मीनिंग होता है और एक हिडन मीनिंग होता है। जैसे थ्रस्टी क्रो है,
रेडी डॉग है। ये क्या है कि दो मीनिंग वाली पोएम स्टोरीज है। थर्स्टी क्रो है तो उसमें कौवे की जो कहानी सुनाई जा रही है वो तो है सरफेस मीनिंग, और हिडन मीनिंग की आदमी की क्यूरियोसिटी और उसको अंदर जो लगा होता है वो उसको किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करती है, वो उसका हिडन मीनिंग है। इसमें बहुत सारे अर्थ है और आप कोई भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं, और पोएम में इंडियननेस शानदार ढंग से देखने को मिलती है, और जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो भाषा बहुत ही सरल है, आम आदमी उसको आसानी से समझ सकता है। अब हम बात करते हैं पोएम की। पोएम मैंने बताया कि 6 स्टांजाज हैं, 5-5 लाइन के। तो उनमें से जो पहला जो स्टांजा है वो है इट का मतलब उनका एक वेंचर, एंटरप्राइज कह सकते हो। एंटरप्राइज जैसे मीनिंग भी दिए हुए हैं आपको मैंने कि रोमांटिक कॉल फॉर द रिमोट, ए लार्जर प्रोजेक्ट स्पेशली डिफिकल्ट वन, थोड़ा मुश्किल कोई प्रोजेक्ट हो, वेंचर हो, तो वो उन्होंने एक वेंचर स्टार्ट किया एज ए पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, सेक्रेड जर्नी, होली प्लेस के लिए। अब जैसे आप अमरनाथ यात्रा या वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट करते हैं तो बहुत जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और आप लोगों का भी होगा कि कोई पहाड़ पर या कहीं पर आप जाए तो शुरुआत में सबके अंदर जितने में जो ग्रुप है, क्योंकि कवि जो है इस ग्रुप में शामिल है और एक ग्रुप ने एक एंटरप्राइज डिसाइड किया है कि हमें वहां पर पहुंचना है, और उन्होंने उसकी शुरुआत की, और शुरुआत में जो बिगिनिंग है वो बहुत ही गजब की है। उनके अंदर जोश भरा हुआ है, वो ऐसे स्टार्ट कर जैसे कोई पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। एग्जाल्टिंग माइंड्स, एग्जाल्टिंग का मतलब फुल ऑफ होप्स, उम्मीदों से भरा हुआ, कर देंगे ये, वो कर देंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं किसी को। मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट, और अगर बर्डन्स का मतलब समस्या, अगर कोई समस्या आए भी मतलब इस दौरान हमारे प्रोजेक्ट के दौरान, तो उसको हम हल्के से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस जोश के साथ उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की। सो इट स्टार्टेड एज ए पिलग्रिम, इट का मतलब एंटरप्राइज, एंटरप्राइज किसने शुरू की? कवि और उसके कुछ दोस्तों ने, और सबने मिलकर उनको ऐसे स्टार्ट किया जैसे कि वो एक पिलग्रिमेज हो, यानी पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रा हो, और उनका जो दिमाग था वो फुल ऑफ होप्स, आइडियल्स से भरपूर था, और मेकिंग ट्रीटिंग हर जगह बर्डन, समस्याएं अगर कोई आएगी भी रास्ते में दौरान तो उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब कवि जो है इस सारी चीज को बड़े उससे लेता है और स्टेज बाय स्टेज बताता है। तो अब ये तो थी फर्स्ट स्टेज कह सकते हो, जिसमें बहुत जोश से भरपूर थे सभी के सभी, कोई निराशा की भावना नहीं थी। लेकिन सेकंड स्टेज आई, यानी कि थोड़ा सा वो अपने टारगेट की ओर आगे बढ़े। द सेकंड स्टेज एक्सप्लोड, एक्सप्लोड तो एग्जामिन माइन्यूटली, पर यहाँ पर थोड़े से टफ मोमेंट्स आए, थोड़ा मुश्किल समय आना शुरू हुआ, क्योंकि एक तो बढ़िया शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन जैसे आप चलोगे थकान भी होगी, दूसरी समस्याएं भी आएंगी, तो थोड़े टफ मोमेंट्स आए। बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल जोश करेज हो, खूब टफ मोमेंट आए, लेकिन उनका जोश तो इतना मजबूत था कि उसको टेस्टिंग नहीं कर पाए। इसका मतलब कि उनके जोश को कम नहीं कर पाए, थोड़े मुश्किल पल आए लेकिन वो नहीं कर पाए। द सन किस चीज का प्रतीक है? हॉस्टिलिटी ऑफ नेचर, शत्रुता जो नेचर की जो होती है किसी भी कार्य के दौरान, वो जो बीट डाउन मतलब रिड्यूस द इफेक्ट, उनके जोश को कम कर रही थी। और रेज एंथुजियाज्म, जोश, आर्डर, फर्वर, एंथुजियाज्म, उसको कम कर रही थी, लेकिन मैच हो गया था। यानी कि ये कह सकते हो कि अब थोड़ा सा जोश जो है, वो जो अपर हैंड था, जोश ज्यादा था शुरुआत में, वो उतना ज्यादा नहीं रहा। जोश और समस्याएं बराबर बराबर पर आ गए थे, यानी कि जो उनको समस्याएं आने लगी रास्ते में, अपने वो लगभग उतनी ही जोश से भरपूर थी जितना कि उनके अंदर, ये कह सकते हो आप,
जोश था। अब हम दूसरा स्टांजा करते हैं। दूसरा स्टांजा में वी स्टूड इट वेरी वेल। वी मींस वही मेंबर्स ऑफ द पिलग्रिमेज, उनका जो एंटरप्राइज जिन्होंने लिया था, वो सब ग्रुप ने स्टूड का मतलब फेस का मतलब सामना किया, बहुत ही अच्छे ढंग से उन सब समस्याओं का सामना किया। आई थॉट, कवि जो कि एक सदस्य है उस ग्रुप का, वो सोचता है कि हमने समस्याओं का सामना बड़ी बहादुरी से किया। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब टुक नोटिस ऑफ, ध्यान देना, एक एक चीज पर ध्यान दिया। पुट डाउन, लिखा। कॉपियस, बहुत अधिक। नोट्स ऑफ थिंग्स द पीजेंट्स सोल्ड एंड बॉट। पीजेंट्स किसान, कि किसान क्या चीजें बेचते हैं, क्या चीजें खरीदते हैं, उनके हमने अच्छी तरह से नोट बनाए। मतलब एक एक चीज को बारीकी से अध्ययन किया और उनको नोट डाउन भी किया। द वे ऑफ सर्पेंट्स एंड ऑफ गोट्स, सांप और बकरियां कैसे व्यवहार करती है, ये सब चीजें हमने नोट की। अब यहाँ पर ये सिंबॉलिक मीनिंग भी है। सर्पेंट मतलब थोड़े से मिस्चीवियस पर्सन, सिंपल व्यक्ति, सबका उन्होंने एक एक चीज का बड़े ध्यान से नोटिस किया और उनको लिखा, खूब ज्यादा लिखा। 3 सिटीज, 3 सिटीज से भी वो इस दौरान गुजरे। कौन कौन से 3 सिटीज के बारे में ये कहा जाता है कि 3 सिटी जो माने जाते हैं इसमें लिटरेचर में, खास करके इंग्लिश माइथोलॉजी में, वो है हेवनली सिटी यानी चर्च, इटर्नल सिटी रोम और होली सिटी यरूशलेम। इन तीनों से वो गुजरे, सिंबॉलिक है, वहां से वो गुजरे। वेयर ए सेज हैड टॉट, सेज बुद्धिमान व्यक्ति ने कुछ शिक्षा दी थी, वहां से भी वो गुजरे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब उनका जो लिखने का था वो ध्यान भटक गया। इन लाइनों में कवि जो है, देखिए नीचे लिखा भी है, इन दिस स्टांजा ऑफ द पोएम एंटरप्राइज द पोएट हैज सैटिरिकली डिस्क्राइब्ड व्हाट दे वर डूइंग ड्यूरिंग देयर जर्नी। सेटिंग व्यंग्य ढंग से कहता है वो अपनी यात्रा के दौरान अब क्या कर रहे थे। He actually indicates to how people gets distracted, मतलब उनका ध्यान भटक गया। जो उद्देश्य था, जो टारगेट था एंटरप्राइज का, उससे वो भटक गए। फ्रॉम द मेन मिशन दे वर वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी टेकिंग नोट्स ऑफ ऑन द humdrum aspects of life, जो रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान देने लगा, एंड ऑन क्यूरियोसिटी which were certainly not their aim, और थोड़ी बहुत जो जिज्ञासा थी उस पर ध्यान देने लगे, जो कि निश्चित रूप से उनका टारगेट नहीं था। Moreover, their concern was rather unimportant thing, उनका जो चिंता थी वो अनइम्पोर्टेंट चीजों पर ज्यादा रहने लगा ध्यान, इम्पोर्टेंट चीजों की बजाय। They observed and took note on the cities without concerning themselves with what the sage had taught or what his message was। मतलब 3 शहरों से तो गुजरे, नोट भी किया, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि उस महात्मा ने, उस संत ने, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या मैसेज दिया था, क्या लोगों को करने के लिए कहा था, उस पर तो ध्यान दिया नहीं, और शहर शहर का यू नोट करते रहे। तो इस प्रकार उनका यात्रा में जो एटीट्यूड था उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा। अब देखिए, अब इन सब चीजों के साथ तीसरे स्टांजा में क्या हुआ कि डिफरेंसेस का और मतभेद, उनके अंदर जो ग्रुप जो था, ग्रुप के अंदर मतभेद उभरने शुरू हो गए। डिफरेंसेस अरोज, मतलब मतभेद उभरने शुरू हो गए। ऑन हाउ एक टू क्रॉस ए डेजर्ट पे, डेजर्ट पे विद स्मॉल सैंडी ट्रैक्ट होता है लैंड का, लेकिन इसका मतलब कोई टफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इस पर इंटेलेक्ट चाहिए थी, लेकिन किसी ने कुछ सुझाव दिया, किसी ने कुछ सुझाव दिया, तो मतभेद शुरू हो गए। और इतना हुआ कि निर्णय लिया गया कि हम इस प्रॉब्लम को ऐसे करेंगे। तो एक जो उनमें शानदार व्यक्ति था, वी लॉस्ट ए फ्रेंड हु स्टाइलिश, जो बहुत अच्छा राइटर था, इंटेलेक्चुअल था, वो उन्होंने खो दिया, यानी वो उनको छोड़कर चला गया। वाज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच, जो हमारे बैच का सबसे बेस्ट व्यक्ति था, प्रोज राइटर था, इंटेलेक्चुअल पर्सन था, वो ग्रुप से छोड़कर चला गया। इस शैडो, शैडो का मतलब क्लाउड ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब मतभेद का बादल उनके अंदर उभरना शुरू हो गया। फाल्स मतलब उनको छा गए और ग्रोह बढ़ता गया, उनके मतभेद बढ़ते चले गए। मतलब इतने इगोइस्टिक और छोटे छोटे मामलों पर ध्यान देने लगे कि उनका जो ग्रुप था
उनके व्यक्तियों में मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि कुछ व्यक्तियों ने तो उनको छोड़ना ही बेहतर समझा। ये देखो नोट नीचे दिया हुआ भी, सो वी सी दैट ए होली जर्नी फॉर ए नोबल कॉज नो लॉन्गर होल्ड्स इट्स इंटीग्रिटी, यानी वो ईमानदारी वो टारगेट वाली बात नहीं रही। पीपल आर बिकमिंग इगोइस्टिक, अहंकारी, एंड कंसंट्रेटिंग ऑन ट्रिवियल मैटर, छोटे छोटे मामलों पर केंद्रित करने लगे अपना ध्यान। Their main concern now is the way, not the ultimate aim. वर्तमान में क्या चल रहा है उसमें ज्यादा ध्यान देने लगे, जो उनका टारगेट था उसकी बजाय। Even the seemingly intellectual did not bother to reconcile the differences. जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो आपस में एडजस्ट करने के बजाय, समस्याओं को दूर करने के बजाय, ग्रुप में एकता स्थापित करने की बजाय होल्ड द मेंबर्स टुगेदर, उस पर कोशिश नहीं कर रहे थे। आयरनिकली he sought the easier way to part from the group. जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो मेहनत कर कर ग्रुप को एक करने के बजाय ग्रुप से अलग जाना बेहतर समझने लगे। After one friend left the group, a shadow of friction and conflict befalls the enterprise and continues to. एक व्यक्ति छोड़ गया तो उस पर अब मतभेद की परछाई पड़ गई और वो परछाई पड़ने लगी। They now lacked the zeal with which they started. जो जोश के साथ उन्होंने जो शुरुआत की थी वो अब उनमें नहीं रहा। अब चौथा स्टांजा, another phase was reached when we group members were twice attacked. दो बार हमला हुआ, ये सिंबॉलिक मीनिंग है। दो बार का मतलब इंटरनली भी और एक्सटर्नली। ये कह सकते हैं ज्यादा ज्यादा लोकल भी हो रहा था और ऊपर से नेचर भी उनको परेशान कर रही थी। तो इस उस चक्कर में लॉस्ट आवर में वो अपना जो टारगेट का जो रास्ता था वो रास्ता ही भूल गए। ट्वाइस अटैक्ड का मीनिंग जो दिया हुआ है, सम लोकल और एक्सटर्नल फोर्सेस अटैक्ड देम ऑन द वे, as a result they lost their way, so it seems that in the quest to save themselves they didn't even bother that they were losing the way. मतलब इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, स्वार्थी हो गए कि रास्ता भी भटका भूल रहे हैं, उसको भी परवाह नहीं कर रहे थे। इन सब को देखकर ए सेक्शन माने ग्रुप, जो ग्रुप में से कुछ लोगों ने क्लेम्ड इट्स लिबर्टी, उन्होंने कहा कि हमें तो आजादी चाहिए, हमने नहीं जाना तुम्हारे साथ, हमें तो यहीं से स्वतंत्रता कर दो, टू लीव द ग्रुप, हमें तो ग्रुप को छोड़ने दो। अब जो राइटर था उसके पास और कोई रास्ता था नहीं। आई ट्राई टू प्रे, उसने तो प्रार्थना की कि भाई भगवान इसी तरह से हमारा मामला सही हो जाए, माइट सॉल्व द प्रॉब्लम, की भगवान हमारी। और जो आवर लीडर सेड हिज बेट, अब लीडर के पास और कोई चारा था नहीं, तो उसने यही कहा कि भाई हमारा डेस्टिनेशन, हमारा टारगेट बहुत ही पास है, मैं समुद्र की सुगंध आ रही है, मतलब और जो टारगेट है, डेस्टिनेशन है, वो बहुत ही नजदीक है। देखिए नोट में देखिए, वी ह्यूमन बीइंग्स ऑफन फेस ऑपोजिशन ऑफ फेलोमेन ऑन आवर वे ऑफ लाइफ। हम हमारे साथ होता है आमतौर पर कि हमारे जो साथी होते हैं वही हमारा विरोध करने लग जाते हैं। समटाइम वी लूज आवर वे बाय हॉस्टिलिटी और मिसगाइडेंस ऑफ अदर्स। कई बार हमारा जो टारगेट होता है उसको खो देते हैं, कई बार तो शत्रुता के कारण और कई बार मिसगाइडेंस के कारण। Moreover, when we find ourselves in trouble, जब हम कष्ट में पाते हैं अपने आप को, we forget the larger perspective and run away to save our narrow interest. हमारा जो larger perspective है, जो टारगेट था, उसको तो भूल जाते हैं और छोटे छोटे स्वार्थी वर्तमान के उनको पूरा करने में लग जाते हैं। इससे हमारा जो मेन जो एम था वो दूर हो जाता है। यही इनके साथ हुआ कि मेन जो टारगेट था उसको वो भूल गए। अब पांचवा स्टांजा देखिए, पांचवा, वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट। अब जो चल रहे थे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था कौन क्या कर रहा है। अब उनका जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी थी, तो दे कंटिन्यू वॉकिंग विदाउट कंसंट्रेटिंग, बिना ध्यान दिए स्ट्रगलिंग, लड़खड़ाते हुए लोगों की भीड़ बन गई थी। जैसे कि स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, लिटिल का मतलब न के बराबर, जिस एक ऐसी भीड़, एक ऐसा ग्रुप बन के रह गया था हमारा इंटरप्राइज करने वालों का, जिसके पास उम्मीद नाम की कोई भी चीज नहीं थी, या न के बराबर उम्मीद थी। यानी कि हम सब एक
ऐसे ग्रुप ऑफ एमलेस एंड होपलेस वांडरर, भटकने वाले व्यक्ति बनकर रह गए थे। इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मेंट, इग्नोर का मतलब उपेक्षा करना, ध्यान न देना। थंडर एक गर्जन, ये एक माइथोलॉजिकल टर्म है थंडर, उसमें एक संदेश छिपा रहता है, परंतु यहाँ पर इसका मतलब है इनर वॉइस, हमारे अंतरात्मा क्या कहती है ऐसे अवसर पर, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, उसको इग्नोर कर रहे थे। डिप्राइव्ड माने वंचित होना, ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, और अब इतने थक गए थे, इतना हो गया था कि छोटी छोटी चीजें भी हमारे पास नहीं बची थी। साबुन एक प्रकार का प्रतीक है कि इवन जो ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट की चीजें थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। सम वर ब्रोकन, और कुछ तो इस यात्रा में इतने टूट चुके थे, टूटने का मतलब दो टुकड़े नहीं, मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतने थक टूट चुके थे। सम वर मेरे कुछ बेंट हो चुके थे, मतलब कई तो चल नहीं पा रहे थे और कई ऐसे हो गए थे, मतलब दर्द इतना हो रहा है कि भाड़ में जाओ आपका वो टारगेट। ये सब हुआ किस कारण, क्योंकि अब जो इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने समस्याओं को सॉल्व करने की बजाय उनसे भागना बेहतर समझा। अब जो लास्ट जो स्टांजा है ये है, व्हेन फाइनली वी रीच्ड द प्लेस, जब आखिर में हम अपने स्थान पर पहुंचे, वी हार्डली नो व्हाई वी वर देयर, मतलब हमें तो ये पता नहीं हम उस टारगेट पर क्यों पहुंचे, क्यों किस लिए आए थे, ये तक ध्यान नहीं था। द ट्रिप का मतलब जर्नी हैड डार्कन्ड एवरी फेस, मतलब हर चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे। डार्कन्ड निराशा, डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन के भाव हर एक चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर रेयर, क्योंकि जब वो पहुंचे तो उनको एहसास हुआ कि जो उन्होंने हासिल किया है वो न तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है और न ही कोई दुर्लभ है, मतलब उससे पहले भी लोग वहां आ चुके और कोई बड़ी बात ये है नहीं। तो इससे उनको और निराशा हुई और उनका जो चेहरे पे जो भाव थे निराशा के, वो देखने को मिले। होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, ये एक एपिग्राम बन गया, प्रोवर्ब बन गई है। तो इसमें जो कवि जो कहना चाहता है, उनको ये रियलाइज हुआ, poet wants to convey the message that in the journey of life, कि हमें जीवन का जो यात्रा है उसमें होम इज द सिंबॉलिक ऑफ वंस इनर सेल्फ, मतलब अंतरात्मा आप क्या करोगे उसका प्रतीक है, विच मस्ट बी एक्सेप्टेड, और उस अंतरात्मा क्या कहते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, एंड फेस्ड, और उसका सामना करना चाहिए, नॉट श्रिक अवे, दिल चुराना, काम मतलब मन चुरा के भागना नहीं चाहिए। दिस इज द ओनली सेम मन, बुद्धिमत्तापूर्ण एंड बैलेंस, संतुलित वे ऑफ लाइफ, संतुलित तौर तरीका है जीवन का, दैट ए मैन शुड एक्सेप्ट, जो कि एक आदमी को स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी कि शांति आपको घर में भी मिल सकती है, उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही समझदारी है और इसी समझदारी पर हमें काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।